ईरान का नया दावा, एक और अमरीकी F-15 फाइटर जेट गिरा डाला। साथ साथ कुवैत ने 3 F-15 फाइटर जेट फ्रेंडली फायर के अंदर गिराए। पूरे रेडार सिस्टम्स तबाह और इफेक्टेड मशरिक वुस्ता में, पूरे तो नहीं मगर ज्यादातर। और अब इत्तलात के ईरान ने दो पुराने सोवियत एरा सुखोई 24 एयरक्राफ्ट लो लेवल फ्लाइंग के जरिए अल उदैद से चंद किलोमीटर तक पहुंचा दिए, उससे पहले कि कतर ने उन दोनों को गिरा डाला। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। ईरान के पास बजाहिर तौर के ऊपर तो एक मॉडर्न एयरफोर्स मौजूद नहीं है सैंक्शंस की वजह से, लेकिन एयरक्राफ्ट का किरदार इस जंग के अंदर बहुत वाजे है, स्पेशली अमरीकी और इजरायली एयरक्राफ्ट जो कई सौ मील ट्रैवल करके इन सम इंस्टेंसेस बॉम्बिंग रेट्स कर रहे हैं। ड्रोन्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, शाहिद ड्रोन्स का, और एक 35 से 50 हजार का ड्रोन मिलियंस ऑफ डॉलर्स के इंटरसेप्ट खाए जा रहा है। इस सिचुएशन को मजीद समझने के लिए कि एरियल वॉरफेयर ने किस तरीके किस निशाना यानी किस तरफ रुख लिया है इस इजराइल अमरीकी जंग जो ईरान के ऊपर मुसलत की गई है, इसके ऊपर इसको मजीद समझने के लिए मैं एक बार फिर ज्वाइन कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड अली हमजा, फॉर्मरली ऑफ द पीएएफ। थैंक यू सो मच अली। इनिशियल इंप्रेशन पहले आप बताएं कि किस तरह आप देख रहे हैं कि ये जो एरियल वॉरफेयर है इसके अंदर किस तरह प्ले आउट हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी अगेन। और मैं थोड़ा सा इसके अंदर जो अभी मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टडी स्टार्ट की हैं, लेकिन जियो पॉलिटिक्स जो है वो मेरा अभी मैंने जैसे कहा कि मैं खुद उसका स्टूडेंट हूँ, तो मेनली जो मैं अपना एनालिसिस रखता हूँ वो मैं टेक्निकल जो पायलट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें जो हैं कि एयर पावर के अंदर क्या हम देख रहे हैं, तो उसमें अभी से नहीं, मैं ब्रीफली बता दूं कि काफ़ी सालों से मेरा जो उसमें कुछ ईरानियन पायलट्स भी और इसके अलावा भी हमारे ऑफिसर्स वहाँ पे मिलिट्री के भी जाते हैं, जो ताल्लुक बनता है, तो मेरा एक ओपिनियन ये था कि जो ईरान का डॉक्ट्रिन है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दे हैव सैंक्शंस, लेकिन उन्होंने जो प्रायोरिटी बनाई हुई थी वो बनाई हुई थी ऑफेंसिव वेपन्स को। उनके पास शाहिद ड्रोन्स अगर आप देखें तो उन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर में भी रशिया ने वो यूज़ किया, उनको गैरन के नाम से वो खुद भी बनाते हैं। फिर उनके मिसाइल्स की हिट्स लास्ट ईयर भी हमने देखी, हैफा रिफाइनरी पे, बेन गुरियन पे, अभी भी हमने देखी, जो अमेरिकन मिडिल ईस्टर्न बेसिस से लेके इसराइल तक, साइप्रस तक भी उन्होंने उनकी जो रीच है। मेरा जो इसमें एज अ, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं मिलिट्री टेक्नीशियन उसमें उसकी बात करूं, डिफेंस जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपके पास डिफेंसिव वेपन्स नहीं है, जो कि नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ कि वेदर इट वाज सैंक्शंस या जो भी, आपके पास एयरक्राफ्ट अच्छे नहीं है ईरानियन एयरफोर्स के पास, आपके पास सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, S-300 कुछ बैटरीज, कुछ बक पुराने मिसाइल रशियन, फिर उनके अपने भी जो उन्होंने उनकी बेस पे बनाए, बट जो एक लॉन्ग रेंज सैम्स हैं, अभी हमने इंडो पाक सिनेरियो में भी देखा, S-400 ऑफ रशिया इंडिया में वो डिप्लॉयड था, HQ-9 पाकिस्तान का, पेट्रियट और थार्ड के नाम आई एम श्योर ऑडियंस ने सुने होंगे, अमेरिका ने उनको इसराइल से लेके यूक्रेन तक सबको दिया। तो ईरान का जो ऑफेंसिव पंच था उसमें तो उनके पास काफ़ी कुछ है, लॉयटरिंग मोनिशंस, ये जो कामिकाजी ड्रोन्स से लेके और मिसाइल्स तक, थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, फिर उसके बाद लॉन्ग रेंज भी हैं, लेकिन जो डिफेंसेस हैं उनमें इशू ये है, जो अब मैं मेरा जो अगेन पर्सनल ओपिनियन के देखें, आपने जो ये वाली आपकी गेम है ना कि मैं उनके इंटरसेप्टर्स जो हैं, जैसे आपने भी बड़ा मतलब राइटली पॉइंटेड आउट के ड्रोन्स सस्ते हैं और जो इंटरसेप्टर्स हैं वो $500,000 तक भी उनकी प्राइस जाती है एक एक मिसाइल की। तो इट डजेंट मेक एनी सेंस इकोनॉमिकली कि आप $4 लाख का, $5 लाख का मिसाइल मार रहे हैं, मैक्सिमम 10, 20, 30, 40 हज़ार डॉलर के उसके ऊपर। लेकिन जो इसमें इशू है, जो अभी स्ट्राइक्स कल से शुरू हुई हैं, B-52s का भी वो आगे कह रहे हैं और B-2 और B-1 भी, अगर आपके पास डिफेंसेस नहीं है ना, तो इसकी क्या गारंटी है कि अमेरिका स्टार्ट्स टेकिंग आउट योर वेयर हाउसेज एंड फैक्ट्रीज और ऑल दैट, तो फिर आप कितना अरसा सस्टेन कर सकेंगे। तो इन माय हम्बल ओपिनियन, जैसे चलें पाकिस्तान के अलावा आप इंडिया को भी देख लें कि आप अपनी कन्वेंशनल मिलिट्री बिल्ड करते हैं, इंडियन एयरफोर्स, फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं प्रॉक्सीज की तरफ कि TTP, BLA एंड ऑल दैट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेरे ख्याल में ईरान ने जो अपने डिफेंस पे फॉर वट एवर रीज़न दे कुडंट बिल्ड इट, ये चीज़ एक उनको हर्ट करेगी। उसके अलावा हमने देखा है कि जो ईरान की जो स्ट्राइकिंग पावर है,
ठीक है, दैट इज मतलब कि उन्होंने डेवास्टेटिंग के एक $1.1 बिलियन का एक वो TPY-2 आई थिंक जो रेडार है, जो थर्ड का $1.1 बिलियन का रेडार आपने उड़ा दिया एक मतलब मिसाइल मार के। $500 मिलियन का जो दूसरा था, फिर आपने जो उनके सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, और फिर जो F-15s उनके 3 लॉसेस, जो एक आपने शुरू में जो चौथा क्लेम आ रहा है उस पर आई एम स्टिल नॉट श्योर, बिकॉज उसकी कोई मुझे सब्सटेंशिएटेड कोई रिपोर्ट्स नहीं मिली हैं, कंफर्मेशन नहीं है कि ईरान ने अपने सैम से वो गिराया है। जो 3 हैं वो तो ऑलमोस्ट अब 100% कंफर्म हो चुका है कि एक F-18 था कुवैती एयरफोर्स का, और वो एक फ्रेंडली फायर इंसिडेंट में इट शॉट डाउन दोज 3 F-15 स्ट्राइक ईगल्स। जो था मैंने कहा जैसे वो रिपोर्ट्स अभी मैं आई एम नॉट श्योर कि वो वेदर इट इज़, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने देखा था दे क्लेम कि हमने 3 F-35 इसराइल के गिरा दिए, बट बाद में वो कुछ फॉग ऑफ वॉर में मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन, तो ये आई थिंक ये रिपोर्ट अभी तक सब्सटेंशिएटेड नहीं हुई न्यूट्रल सोर्सेज से। उसके अलावा जो नुकसान हुए हैं वो अराउंड $2 बिलियन तक जो क्लेम कर रहे हैं कि अमेरिका के जो इक्विपमेंट लॉसेज, सिर्फ इक्विपमेंट लॉसेज की मैं बात कर रहा हूँ अभी, बाकी जो उनके इंटरसेप्शंस और सारे वो अलग हैं, तो $2 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं जो उनके इक्विपमेंट लॉसेज इन मिडल ईस्ट। तो यूएसए के जो है उनमें मेनली, इसराइल का तो अभी तक कोई उस तरह नुकसान नहीं हुआ, इट इज़ ऑल अमेरिकन जो वो व्हिच आर बेयरिंग द कॉस्ट ऑफ दिस वॉर। इसके अंदर 2-3 पहलू आपने रेस किए। एक तो लॉसेस की बात की। पेंटागन का एक इनिशियल असेसमेंट आया कि दिन के वो $1 अरब इस जंग के ऊपर खर्च कर रहे हैं, लॉसेस नहीं खर्च हो रहे हैं $1 अरब के मुताबिक। आपने जिक्र किया थर्ड रेडार का जो 5000 किलोमीटर तक बेसिकली एरियल सर्वेलेंस करता है या चीजों का मुआयना करता है, उसको तबाह किया। बहरेन के अंदर जो उनके रेडार्स थे वो भी इफेक्ट हुए। तो ये जो कुवैती फाइटर जेट F-18 ने 3 F-15 पहले तो इतना गिराना कितना मुश्किल है या आसान है, उसका रिकॉर्ड क्या है? F-15 का बहुत साल हो गए, एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट करता है, और ये जो इन्होंने रेडार सिस्टम्स को उड़ाया है, इससे क्या ब्लाइंड स्पॉट्स क्रिएट हो गए हैं पूरे अमेरिकन जो एक सर्वेलेंस वेब है जो कम्युनिकेट करती है और बेसिकली ट्रांसमिट करती है ये इंफॉर्मेशन? ये आपने जो बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट्स वाला बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। उससे पहले F-15 का जो मैं बता दूं कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर से क्या ऑपरेट नहीं होता, वो F-18 है जो उनका यूएस नेवी का है। ये यूएस एयरफोर्स का जहाज़ है, और इसका एक रिकॉर्ड बेसिकली बहुत से लोग जो है ना वो कुछ F-16 फैंस होते हैं, कुछ F-15 फैंस होते हैं। F-16 को जनरली वाइपर कहा जाता है और F-15 जो है उनको ईगल कहा जाता है। तो जो ईगल फैंस हैं वो कहते हैं कि दुनिया का बेस्ट एयरक्राफ्ट है ये, बिकॉज इसका रिकॉर्ड है 104 नील। इट हैज़ एयर टू एयर किल्स मोर देन 100, और आज तक कोई इसको एयर में नहीं गिरा सका। और F-16 जो है उसका है 76-1। एक ग्रीक एयरफोर्स ने तुर्की का एक जहाज़ जो F-16 वो गिरा दिया था, तो वो एक उनका मतलब जहाज़ गिरा हुआ है, तो उसका रिकॉर्ड नील से 1 हो गया। लेकिन थोड़ा सा यहाँ समझने की जरूरत ये है कि एक तो वो जो अमेरिकन पायलट्स भी हैं, आई थिंक CW लेमोइन और इस तरह के कुछ उनके जो पॉडकास्ट हैं, उन्होंने भी ये पॉइंट बताया था कि F-15 के अंदर वेरिएंट्स होते हैं, F-15 A B C D और फिर E। तो ये जो 104 नील का रिकॉर्ड है ना, ये F-15 ईगल का है, यानी कि F-15C तक जो वेरिएंट्स थे। F-15E जो है स्ट्राइक ईगल, ये एयर टू एयर से ज़्यादा ये फाइटर बॉम्बर, ये स्ट्राइक्स के लिए यूज़ होता है। तो ये मेनली एक तो ये उसमें किल रिकॉर्ड में उस तरह मेरा ख्याल है कि लोग बहुत ज़्यादा उसमें बहस में पड़ गए थे, तो मैंने उनको कहा कि यार आप उसको छोड़ दें, किल रिकॉर्ड क्या है, सिर्फ ये देखें कि ये जो एक इंसिडेंट है ये इसमें क्या हुआ। तो वो जो स्ट्राइक ईगल्स हैं वो आके जब उनका एक पैकेज जो वापस आ रहा था, तो जो आपने जिस तरह पॉइंट उठाया कि वो जो उनके लूप होल्स क्रिएट हो रहे हैं और अमेरिका की जो सर्वेलेंस है वो डेफिनेटली अफेक्ट हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। थर्ड के जो वो रेडार्स हैं दे आर सो एक्सपेंसिव, और वो हार्डली हाफ अ डजन के करीब अमेरिका ने आज तक बनाए हैं, जो उन्होंने अपने उससे बाहर लगाए हैं सारे के सारे। तो लेट से दुनिया में अगर 6-7 लगे हुए थे अमेरिका के जो बेसिस को कवर करने के लिए, तो एक उसमें से तबाह हो गया, तो उसको रिप्लेस करना मतलब इट्स अ ह्यूज थिंग कि वो दोबारा से पैसे लगा के और उसको करेंगे। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये अगर वो ना भी होते ये रेडार्स हिट, तो भी ये हो सकता था, बिकॉज इसका जो फेलियर है वो मेनली जो कम्युनिकेशन गैप मैं कहूँगा सिंपली, कि कुवैती एयरफोर्स जो है और अमेरिकन एयरफोर्स जो है दे वर नॉट ऑन द सेम पेज सिंपली। इसका मैं ऑडियंस को बता दूं कि एक इक्विपमेंट होता है IFF, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और फो। आपका जो ट्रांसपॉन्डर है जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट में भी लगा होता है, तो इलेक्ट्रॉनिकली आप एक सिग्नल भेजते हैं IFF को, इंटरोगेट करते हैं कि भाई तुम कौन हो, कोई भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट से लेके और सारा कुछ, और आपके पास एक कोड होता है कि ये कोड अगर ये स्कॉक इज द टर्मिनल टर्म कि मैंने अगर वो कोड ऑन किया हुआ है, तो अगर ये जहाज ये कोड स्कॉक कर रहा होगा तो ये फ्रेंडली है,
वरना ये अनआइडेंटिफाइड या एडवर्सरी है। अब जो बात अब कल को इंक्वायरी होगी तो उसमें खुलेगी कि क्या अमेरिकन जो हैं उन्होंने कुवैतीज़ पे, बिकॉज ट्रस्ट डेफिसिट के, क्योंकि ईरान में भी हमने देखा लास्ट ईयर भी मुसाद के मोल्स एंड ऑल दैट, उसमें कुछ अफगानी और इंडियन भी थे, तो क्या अमेरिकन ने इसको टॉप सीक्रेट रखा हुआ था और उन्होंने कम्युनिकेट ही नहीं किए थे आईएफएफ कोड्स कुवैती एयरफोर्स को, या उन्होंने किए थे और उस पायलट तक नहीं पहुंचे थे, या फिर उस पायलट ने हीट ऑफ द मोमेंट में गलत कोड जो है वो उसने आईएफएफ में डाला, और जब उसको वहां से मिला सिग्नल, तो प्रोफेशनलिज्म का थोड़ा सा मेरे ख्याल में यहाँ पे एक ब्लंडर है ऑन द पार्ट ऑफ दैट कुवैती पायलट, कि देर आर अदर जो है ना, मतलब वो ऑल्सो मीन्स, और आप अपनी थोड़ी सी ऐसे सिचुएशनल अवेयरनेस लगा के देख लेते हैं कि यार ये ईरानी तो नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो जो भी मिसकम्युनिकेशन हुई उसके बाद उस पायलट ने जल्दी की एंड ही जस्ट वेंट फॉर द BRM बटन, हम किसको कहते हैं, जो ट्रिगर बेसिकली बॉम्ब रॉकेट्स मिसाइल्स, ही जस्ट प्रेस द BRM। अब जो मिसाइल्स हैं, समझने की बात यह है कि जो जहाज़ है F-18 कुवैत के पास, वो भी अमेरिकन मेड है, और उस पर जो AMRAAM AIM-120 लगा हुआ है मिसाइल, वो भी अमेरिकन मेड है। तो उसकी जो एक्यूरेसी है ना वो बहुत अच्छी है। तो वो जब 3 फायर हुए तो उन तीनों ने मोस्ट प्रॉब्ली फिर मिस नहीं करना था। F-15 बड़ा जहाज़ है, उसका RCS हम अगेन नॉट मतलब वेरी टेक्निकल, लेकिन रेडार क्रॉस सेक्शन एरिया के जितना बड़ा जहाज़ होता है उसको देखना उतना आसान होता है। स्टेल्थ का आपने सुना होगा कि जो स्टेल्थ B-2 अमेरिका के, या F-22 F-35 इसराइल के पास भी है, उनका RCS बहुत छोटा होता है, तो वो रेडार पे नज़र नहीं आते। तो F-15 स्ट्राइक ईगल का RCS काफ़ी बड़ा है, उसको अगर आपने लॉक कर लिया और उस पर आपने AMRAAM अमेरिकन मिसाइल फायर कर दिया, तो वो 3 मिसाइल फायर हुए, तीनों हिट हो गए। और वो F-15 क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, देवर इन फ्रेंडली एयर स्पेस, तो उन्होंने कुछ रिएक्ट भी नहीं किया, बिकॉज उनको तो जैसे मैंने कहा कि वो ईरान के ऊपर तो थे नहीं, तो देवर टैग बाय मतलब फ्रेंडली एयरक्राफ्ट। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कोई F-18 है कुवैती एयरफोर्स का, और जब तक वो मिसाइल फायर हुआ उनको समझ आई इट वॉज टू लेट टू रिएक्ट। तो ये मेरा ख्याल है कि ये मिसकम्युनिकेशन एंड अ ब्लंडर ऑन द पार्ट ऑफ दैट कुवैती पायलट। अच्छा, एक दो चीजों की वजाहत करने की जरूरत है। ईरान ने जून और अगस्त के दरमियान तकरीबन 700 लोगों को अरेस्ट किया था स्पाइंग के सस्पेशन के ऊपर। इसके अंदर दावे किए गए थे कि कुछ अफगानी भी इन्वॉल्व हैं और कुछ इंडियंस भी इन्वॉल्व थे, मगर वो रिपोर्ट्स अनवेरिफाइड थी। एक तो तरफ उस चीज को साइड पे रख देते हैं। अब देखते हैं करंट कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। एक तो अपना आपने कहा कि थर्ड रेडार्स को टेक आउट जो किया गया ईरानियन शाहिद ड्रोन्स और दीगर और म्यूनिशन से, उसने गैप क्रिएट किया। ये भी खबरें चल रही हैं कि चाइना ने ईरान को असिस्ट किया है बेसिकली सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर भी, और रशिया की बात भी की जा रही है इसके अंदर। उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। अच्छा, मैं फिर वही जो, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्लेम्स चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो जो कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं वो तो ये हैं कि ईरान और रशिया का ऑफिशियली डील हो चुकी है 48 आई थिंक Su-35 जो लेटेस्ट एक एयरक्राफ्ट है उसकी, तो वो उन जहाज़ों की डिलीवरीज जो है वो आई थिंक स्टार्ट हो गई हैं। और फिर एक जो HQ-9 जैसे मैंने पहले कहा था ना, हाई मैड्स हम इसको कहते हैं, हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम, उसमें रशिया का S-400 है जो इंडिया ने लिया, फिर HQ-9 है जो पाकिस्तान ने लिया। तो HQ-9 के डिलीवरीज की भी बात चल रही थी कि जो चाइना जो है वो उनको दे रहा है, लेकिन जो उसके अलावा रिपोर्ट्स हैं कि चाइना और रशिया ईरान की मदद कर रहे हैं, उन पे मैं थोड़ा सा कि एक तो मुझे वो मतलब वेरीफाइड रिपोर्ट्स नहीं है, और सेकेंडली अभी तक मैंने ये जो देखा है चाइना का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, इवन इंडो पाकिस्तान के अंदर जो पिछले साल हुआ था, चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता कि वो अपने स्पेस बेस्ड एसेट्स जो है ना वो डायरेक्टली दे देगा, बिकॉज देन दैट मीन्स कि वो अमेरिका की जो इंटेलिजेंस है उनको अगर ये पता लग जाता है तो डेफिनेटली वो फिर जो अमेरिका और चाइना जो हैं वो दे शुड बी एट लाइक नॉट एट वॉर बट मतलब कन्फ्रंट्रेशन हो सकती है। तो चाइनीज दे आर अ वेरी पेशेंट नेशन, वो डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होते, दे सपोर्ट यू विद मनी, दे सपोर्ट यू विद इक्विपमेंट एंड ऑल दैट। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ट्रैक रिकॉर्ड चाइनीज का यही है कि अभी तक किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, वेदर इट इज पाकिस्तान इंडिया, वेदर ईरान इसराइल लास्ट ईयर का, चाइनीज की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं देखी गई। इस दफ़ा अगर हुई, अगर ये रिपोर्ट्स कंफर्म हो जाती हैं तो दैट वुड बी अ फर्स्ट। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि वो तो ओपन है कि अब ईरान के ऊपर सैंक्शंस ख़त्म हो चुकी हैं, 5 साल आई थिंक हो चुके हैं 2021 में, तो नाउ गिविंग देम मतलब बेचना नॉर्मल जिस तरह असला बेचा जाता है दुनिया में, तो उसमें रशिया और जो है चाइना, उनका डेफिनेटली ईरान के साथ एक ताल्लुक है, और उसमें आर्म्स की उनकी आपस में जो डील्स चल रही हैं वो तो सारी की सारी ऑन रिकॉर्ड है।
और जो बाकी मैंने जैसे बताया कि वो जो उसकी अपनी सैटेलाइट की मेनली बात की जा रही है कि सैटेलाइट में उनकी मदद कर रहा है ईरान की, वो मैं जैसे कहा कि मेरे नॉलेज के मुताबिक अभी तक वो रिपोर्ट जो है वो वेरीफाइड नहीं है। अम, आपने कहा कि ईरान के पास डिफेंसिव कैपेबिलिटीज नहीं है, सैंक्शंस भी रहे हैं ईरान के पास। कोई अंदाजा है हमें? अब वो बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात भी कर रहे हैं, डायनामिक मिसाइल्स हैं, शाहिद ड्रोन्स हैं, स्कड मिसाइल्स हैं उनके पास, जिससे वो अटैक कर रहे हैं या बेसिकली थ्रेटन कर रहे हैं मशरिक वस्ता के अंदर जो एक गल्फ अरब मोनार्कीज हैं इन्हें। और इनके पास भी अब इंटरसेप्टर्स की कमी बताई जा रही है। ये भी मांग रहे हैं रिपोर्ट्स जो हमारे सामने आ रही है कि इनके पास इंटरसेप्टर्स आर रनिंग लो। अमेरिका ने मूवमेंट्स भी करने की कोशिश की है अपने थाट्स को फ्रॉम कोरिया टू दिस रीजन, या साइप्रस की तरफ भी कुछ मूवमेंट्स हुई हैं। तो किस तरीके से अब आप इस थिएटर को देख रहे हैं फ्रॉम वेयर यू आर, और इसके अंदर पाकिस्तान का क्या एलिमेंट है फिलहाल? इसमें जो ये आपने जो क्वेश्चन किया ना, इट गोज बोथ वेज, बिकॉज एक चीज़ जो जो मतलब ईरान की तरफ अगर आप देखें कि वो उन्होंने उनके इंटरसेप्टर्स के जो मैगजीन्स हैं वो खाली करवा लिए, तो आपको लगता है कि डेफिनेटली इट इज़ अ प्लस। आपने इकोनॉमिकली भी उनको नुकसान पहुंचाया और अब उनके डिफेंसेस भी ख़त्म हो गए, तो नेक्स्ट टाइम अगर ईरान हिट करता है तो उनके पास इंटरसेप्शन के लिए जो है वो इनफ मिसाइल्स नहीं होंगे। लेकिन इसकी जो फ्लिप साइड है, अब पीट हेक्सेथ और आई थिंक उनका जो जनरल केन है जो उनका चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी, उसमें भी उन्होंने थोड़ा सा जो दिया था, मतलब ट्रेलर कह लें या फीलर कह लें कि B-52s की जो कारपेट बॉम्बिंग है उसकी तरफ जा सकते हैं, बिकॉज दैट मीन्स कि अब जो उनकी डेस्परेशन है, अगर उनके पास इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो रहे हैं तो इट इज़ क्वाइट डेंजरस फॉर ईरान ऑल्सो, बिकॉज हमने, आप तो खुद रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स में, रिपोर्टिंग करते रहे हैं, आपने अफगानिस्तान में भी देखा होगा, उसके अलावा भी जो B-52s की जो कारपेट बॉम्बिंग है, कि हमने जब ये ऑलरेडी देख लिया कि ईरान के पास एयरक्राफ्ट और सरफेस टू एयर मिसाइल जो हैं वो इतनी तादाद में या इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, जो ऑफेंसिव वेपन्स हैं उनसे आप आने वाले जहाज को नहीं गिरा सकते। तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि अगर कल से B-52s की कारपेट बॉम्बिंग की कैंपेन स्टार्ट हो जाती है कि अमेरिका जो है दे वांट टू टेक आउट ऑल द वेयर हाउसेज या मैक्सिमम वेयर हाउसेज ऑफ दोज कामिकाजी ड्रोन्स जो शाहिद ड्रोन्स हैं, और उसके अलावा तो ईरान का जो नुकसान है वो खुदा ना खास्ता, बिकॉज कारपेट बॉम्बिंग में तो फिर कैजुअलिटीज़ और जो आपका कोलेटरल डैमेज है वो फिर बहुत ज़्यादा होता है। तो एक्चुअली अगर हम उस तरफ जा रहे हैं और उससे पहले पहले अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता, तो जहाँ ये जैसे मैंने कहा कि इट इज़ अ पॉजिटिव फॉर ईरान कि नेक्स्ट टाइम मिडल ईस्टर्न जो वो अमेरिकन बेसिस पे अगर मारेंगे तो उनको कोई रोक नहीं सकता। तो इट इज़ ऑल्सो ऑन द फ्लिप साइड, मैंने कहा कि वो डेस्परेशन की तरफ जा रहा है अमेरिका, और फिर वो अपनी बिग गन्स B-52s एंड ऑल दैट, बिकॉज उन्होंने भी अभी तक अपनी पूरी मिलिट्री माइट यूज नहीं की है, तो खुदा ना खास्ता अगर वो शुरू हो एक गई। चीज है वेरी क्विकली, मैं जी जी। मैं जानता हूं बस टाइम हमारे पास कम है अली। ये भी बेसिकली आपने बात की अटैक करने की, एक ये खबर आई थी कि लो लेवल यानी बिल्कुल पानी के साथ रेडार, अंडर द रेडार, दो सुखोई 24 सोवियत एरा के ईरान ने भेजे और उनको कतर ने शूट डाउन कर दिया कुछ किलोमीटर दूर अल उदैद से। एक तो ये चीज, और दूसरी चीज उनका डिसेंट्रलाइजेशन है, और मोबाइल बेसिकली इन्होंने रखे हुए अपने भी जो इनके लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म्स हैं शाहिद के लिए एंड सो ऑन सो फोर्थ। उनका इसके अंदर किरदार नहीं हो सकता कि कारपेट बॉम्बिंग भी हो फैक्ट्रीज के ऊपर, इन सब जगहों के ऊपर, तो ये चीजें मोबाइल हैं और डिसेंट्रलाइज्ड हैं। इसके ऊपर वेरी क्विकली हमें तो थोड़ा जी, रोशनी डाल। एक तो मैं अभी खैर वो मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है, वरना मैं आपको ब्रीफली वो अर्थ का कर्वेचर बना के वो समझाता कि जो रेडार की लाइन ऑफ साइट होती है ना, उसकी रेंज जो है ना वो बड़ी रिड्यूस हो जाती है अगर कम हो उसकी हाइट। तो जैसे आपने खुद बताया कि वो Su-24 अराउंड 80 फीट कह रहे हैं कि 80 फीट 100 फीट से कम पे वो जा रहे थे, तो उसमें आपको उसको 20 30 40 किलोमीटर के ऊपर जाके हार्डली उससे पीछे वो नज़र नहीं आएंगे। लेकिन जब वो क्लोज पहुंचे तो फिर आप बेशक 50 फुट पे भी आ जाएं, 10 फुट पे भी आ जाएं, तो 5 10 किलोमीटर पे जो है ना वो कोई भी चीज़ फिर पकड़ी जाती है। तो वो मोस्ट प्रॉब्ली देवर इनिशियली तो वो छुप के आ गए, लेकिन जब वो क्लोज पहुंचे तो F-15 जो कतरी हैं उन्होंने उनको शूट डाउन कर दिया। दूसरा जो फिर वही बात है कि अगर उनका कारपेट बॉम्बिंग खुदा ना खासा शुरू होती है और उनकी जो वेयर हाउस और जो फैक्ट्रीज हैं वो बच भी जाती हैं, एक्चुअली आई वाज टॉकिंग अबाउट द कोलेटरल डैमेज, कि अभी जैसे वो बच्चियां शहीद हुई उस स्कूल के अंदर और सारा, तो मुझे तो मतलब ज़्यादा दुख लॉस ऑफ लाइफ का है कि अगर कारपेट बॉम्बिंग में ईरान की फैक्ट्री तबाह नहीं भी होती और ईरान फिर अपना बदला बाद में ले भी लेता है, लेकिन जो खुदा ना खास्ता अगर फ्यू हंड्रेड इनोसेंट पीपल दे लूज देयर लाइव्स, तो वो फिर जो है वो बड़ा एक, मैंने कहा ईरान के लिए भी और हमारे लिए भी, मतलब इट वुड बी वेरी, अल्लाह ना करे कि खुदा ना खास्ता ऐसा हो, बट ये इट्स जस्ट लाइक ऑब्जेक्टिव कि अगर अमेरिका इज अनेबल टू डिफेंड देयर बेसिस
तो उनकी डेस्परेशन में फिर दे कैन गो, जैसे मैंने कहा कि ऑल बेट्स आर ऑफ, और फिर वो अपने हैवी हिटर्स भी लेके आ सकते हैं। और वो जो आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया कि शायद वो ईरान के वो टेक आउट ना कर सकें, लेकिन जब बम गिरेगा कहीं ना कहीं वो फैक्ट्री तबाह नहीं करेगा, घर तबाह करेगा, लोगों का नुकसान तो होगा ना। तो दैट वुड बी वेरी पेनफुल। और वो जो है ना उसके अंदर मतलब मैं देख रहा था कि इट वुड बी मतलब एन अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी, तो अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। ये कैंपेन उन्होंने शुरू की थी एक स्कूल के ऊपर मिनबा के एरिया में, वहां पे 150 से ज्यादा बच्चियां उन्होंने मार दी इसराइल और अमेरिका ने। और पहला इनका टारगेट तो वैसे ही खमैनी साहब थे, आयतुल्लाह अली खमैनी जो सुप्रीम लीडर थे। तो मेरे ख्याल से ना अमेरिका को इसका एहसास है और ईरान ने तैयारी पकड़ी हुई है। और जो तस्वीरें आ रही हैं लग रहा है कि अब एक डिस्क्रिमिनेट फेस की तरफ ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है अमेरिका और इसराइल की तरफ से, कि वो अंधाधुंध बेसिकली बम गिरा रहे हैं ईरान के ऊपर। थैंक यू सो मच अली हमजा हमें ज्वाइन करने का। आई होप कि आप हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे इस चीज पे बात करने के लिए एज दिस कॉन्फ्लिक्ट अनफोल्ड्स। एंड ऑब्वियसली आपकी जो इनसाइट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।